1857 की क्रांति या भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष भी जिसे कहा जाता है। अब यह बात हो रही है कि इससे 40 साल पहले एक अन्य विद्रोह हुआ जिसे पाइका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति की जगह पहले स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में पाइका विद्रोह को मान्यता दी जाए, इसको लेकर एक आवाज 2017 में मुखर हो चुकी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक वायदा किया, इस विद्रोह के सम्मान को, महत्व को ध्यान में रखते हुए आगामी प्रकाशित होने वाली एनसीईआरटी की किताबों में इसको एक यथोचित सम्मान के साथ स्थान दिया जाएगा। लेकिन हाल ही में कक्षा 8 की एनसीईआरटी की जब पुस्तकें प्रकाशित हुई तो उसमें इस विद्रोह को न देखकर एक बार फिर से विरोध का स्वर सुनने को मिल रहा है और एक बार फिर से पाइका विद्रोह चर्चा के केंद्र में आ चुका है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई मुद्दा चर्चा में आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिहाज से भी। तो देखिए, पाइका विद्रोह की जहां तक बात है तो ये ओडिशा में 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था उससे 40 साल पहले ही यह विद्रोह हुआ था। अब एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हालांकि यह स्पष्टीकरण दिया है कि अभी जो पहला खंड प्रकाशित हुआ है कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का, उसके इतिहास के खंड में आपको पाइका विद्रोह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस पुस्तक का दूसरा खंड हाल ही में आने वाला है जो सितंबर-अक्टूबर 2025 में प्रकाशित होगा। वहां पर पाइका विद्रोह आपको दिखाई देगा, जैसा कि पूर्व में केंद्र सरकार ने वादा किया था। अब सवाल यह उठता है कि पाइका विद्रोह को यह स्थान अगर दिया जा रहा है, एक केस स्टडी के रूप में इसको शामिल किया जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतिहास में क्या थी? हमारे लिए मुख्य मुद्दा यह है कि परीक्षा में आपसे सीधे तौर पर यही पूछा जा सकता है कि पाइका विद्रोह का महत्व क्यों है और इतना इंपॉर्टेंट यह विद्रोह है कि इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में अगर कहने के लिए भले ही एक स्वर उठा, अगर ये डिमांड हो रही है तो आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिर इसका इतना इंपॉर्टेंस है। तो पाइका विद्रोह पर जो विवाद है, इसी आलोक में आज हम पाइका विद्रोह को समझने की कोशिश करेंगे और इसके संबंध में विभिन्न तथ्यों को देखेंगे कि वास्तव में इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे और क्यों इस तरह की डिमांड हो रही है या अब तक पाइका विद्रोह को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आज के इस वीडियो में शामिल होने वाले हैं। अब देखिए, चर्चा का कारण तो यही था कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक जब प्रकाशित हुई है तो उसमें इसको ये कहा जा रहा है, जो विरोध के स्वर है उसमें यह कहा जा रहा है कि इसको पाइका विद्रोह को एनसीईआरटी के कोर्स में शामिल करने की बात की गई थी, इसको हटाया गया है। तो बेसिकली हटाया नहीं गया है, यह कहा गया है, एनसीईआरटी के द्वारा साफ स्पष्टीकरण दिया गया है कि दूसरा खंड जो आएगा उसमें इसको यथोचित स्थान मिलेगा। तो ओडिशा के वीरों के अपमान का जो आरोप लग रहा है उसको एनसीईआरटी ने खारिज किया है। उसने कहा कि नहीं, यह भी दूसरी इसकी जो पुस्तक आएगी उसमें इसको स्थान दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि पाइका कौन थे, पाइका विद्रोह क्या था? सबसे पहले इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइका कौन थे। तो दरअसल जब उड़ीसा की बात आप करेंगे, जो पहले उड़ीसा था अब ओडिशा है, तो वहां पर जो शासक वर्ग था जिसको कि गजपति राजाओं के नाम से हम जानते हैं, गजपति राजाओं का वहां पर शासन था, उन्हीं के अंतर्गत वहां पर सेना के पैदल सैनिक को यानी फुट सोल्जर्स जो होते थे उनको ही पाइका कहा जाता था। अब यहां पर आप जानते हैं कि पहले एक दूसरा वंश था, पहले गंग वंश था और गंग वंश के बाद कपिलेंद्र ने वहां पर गजपति वंश की स्थापना की थी, जो कि 16वीं शताब्दी के मध्य से इसकी शुरुआत होती है। कपिलेंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई, गजपति वंश की स्थापना की गई और सूर्य वंश से इसका संबंध माना जाता है, वही सूर्य वंश जो भगवान राम के वंश से जिसको जोड़ा जाता है। अब 16वीं सदी से ओडिशा में सैन्य सेवाएं ये लोग देते थे, यानी कि जब गजपति वंश स्टैब्लिश हुआ तो गजपति वंश के अंतर्गत ही ये लोग सैन्य सेवा देने का काम करते थे, यानी कि फुट सोल्जर्स होते थे, पैदल सैनिक होते थे। अब सैन्य सेवा जब ये देते थे तो उसके बदले में इनको क्या मिलता था? तो जाहिर सी बात है कि उस समय जागीरें दी जाती थी सैनिकों को, और ये जागीरें कैसी होती थी? तो इनका नेचर होता था, ये टैक्स फ्री होती थी, यानी कि कर मुक्त, लगान मुक्त होती थी, इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था। तो ये सैनिक क्या करते थे? सामान्य दशा में इसी भूमि पर कृषि करते थे और उससे इनका जीवन यापन चलता था, उनको एक तरह से आय होती थी और जो विशेष परिस्थितियां होती थी तो ये युद्ध करते थे और उसके बदले में राज्य को या जो भी राजा उस समय होते थे उनको सेवा देते थे। इसको निष्कार जागीर कहा जाता था, निष्कार जागीर इसका नाम है, याद रखिएगा। जागीरें जैसा कि आप जानते हैं कई तरह की जागीरें होती थी, जागीरदारी व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे, जागीर बेसिकली भूमि का एक टुकड़ा होता था जो कि दिया जाता था। उस समय जागीरें देने का प्रचलन था। जैसे आपने वतन जागीर सुना होगा मुगल काल में, जो कि पुश्तैनी जागीर होती थी, तनख्वाह जागीर होती थी, जो कि
सैलरी के रूप में दी जाती थी, वेतन के रूप में दी जाती थी, ठीक है। इसी तरह से मशरूत जागीर होती थी जो कि सशर्त कुछ शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती थी। तो ये तमाम जो जागीरों की कैटेगरी है ये है। 19वीं सदी में फिर आप देखेंगे कि जो गजपति शासन है इस पर फिर धीरे धीरे इसका रूप बदलता है और गजपति शासन नष्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ब्रिटिश शासन स्थापित होता है। और यहीं से आप देखेंगे कैसे पाइका विद्रोह की पृष्ठभूमि बनेगी। सबसे पहले अंग्रेज यहां पर आएंगे, गजपति शासन पहले गंगवंश था उड़ीसा में, गंगवंश के बाद फिर क्या आया, गजपति वंश आया। गजपति वंश को स्थापित किया किसने, कपिलेंद्र ने। और गजपति वंश के बाद आप देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अब इसका आगमन यहां पर होता है। तो कैसे होता है, तो होता यह है कि ब्रिटिश सेना एक मार्च करती है। अब किसी दूसरे देश की सेना आपके राज्य में मार्च करेगी और आप उसको क्या रोके टोकेंगे नहीं, ये आपके क्या परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि तत्कालिक समय में जो राजा थे उनके राज्य में बिना उनकी अनुमति की कोई भी ऐसा मार्च वो भी अपनी सेना के साथ नहीं कर सकता था। तो ऐसी दशा में ब्रिटिश सेना का उस समय एक मार्च निकलता है कर्नल हारकर्ट के द्वारा। अब यहां पर क्या होता है, ये मार्च जब निकलता है तो ब्रिटिशर्स की जो सेना है उसका सामान्य तौर पर आम रूप से कोई कहीं पर कोई राजा विरोध नहीं करते हैं, तो वो एक हम कह सकते हैं कि प्रवाहमान रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। तो मद्रास उस समय था जो अब चेन्नई हो गया, वहां से चलकर पुरी और फिर पुरी से लेकर कटक तक ये ब्रिटिश सेना जो है मार्च करती रहती है। और इस पूरी सैन्य यात्रा में बहुत खास उनको प्रतिरोध का सामना कहीं भी नहीं करना पड़ा। अब दूसरे चरण में आप देखेंगे कि यहां पर एक राजा थे, राजा मुकुंद देव द्वितीय। राजा मुकुंद देव द्वितीय जो थे उन्होंने यहां पर विरोध किया। राजा मुकुंद देव द्वितीय जो थे अंग्रेजों को रास्ता देने के लिए उन्होंने मना कर दिया, कह दिया कि हमारे साम्राज्य से नहीं जाओगे और अगर जाना है तो भाई आओ बैठो, सामने बैठो, कुछ शर्तें हम रखेंगे, उन शर्तों को मानोगे फिर हम आगे बढ़ने देंगे। तो राजा मुकुंद देव द्वितीय जो थे उन्होंने इनका रास्ता रोका और फिर यहां पर टेबल पर बात हुई इन लोगों की बैठकर और उसके बाद कुछ शर्तें तय की गई। उन शर्तों में यह कहा गया कि आपको रास्ता तभी मिलेगा जब आप राजा को 1,00,000 रुपए देंगे, 1,00,000 रुपए हमें दीजिए, उसके बाद हम राज्य से जाने देंगे। साथ साथ 4 परगने जो थे उस समय लेम्बाई, राहंगा, सुराई और चाबिस्कुड़, तो ये 4 जो परगने थे ये भी देने की बात हुई, 1,00,000 रुपए देने की बात हुई, ये सौंपने की बात ये की गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम आपको ये 4 परगने भी दे देंगे यहाँ की और 1,00,000 रुपए भी दे देंगे। लेकिन बाद में ये 4 परगने की जो बात हुई थी और साथ साथ 1,00,000 रुपए की जो बात हुई थी, तो 1,00,000 रुपए वादा था कि हम इतना देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सिर्फ 40,000 रुपए ही देना यहां पर देने की बात की। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक तरह से वादा खिलाफी की, तो अंग्रेजों ने अपने किए हुए वादे से मुकरते हैं जैसे ही, तो यहां पर राजा मुकुंद देव द्वितीय जो थे वो नाराज होना उनका स्वाभाविक था। अब ऐसी दशा में राजा के अंडर जो इनके सैनिक थे यानी कि जो पाइक थे, पाइक तो पहले से ही असंतुष्ट थे। एक तो ब्रिटिशर्स ने जगह जगह पर जो टैक्स बढ़ा दिए थे, जो भूमि हड़पने की उनकी परंपरा थी, जो परंपरागत रूप से अधिकार जो था उसको छीनने की कोशिश कर रहे थे, तो पहले से ही पाइक लोग जो थे वो पहले ही क्रोधित थे। अब ऐसी दशा में उनके जब राजा के ऊपर भी किए गए वादे को न निभाया गया, राजा भी नाखुश हुआ, तो पाइक लोग भी और ज्यादा नाखुश हुए, राजा के सुर में सुर मिला लिए। तो राजा के अपमान को पाइक लोगों ने अपना अपमान समझा और पाइक वर्ग में भी एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार की असंतोष यहां पर एक चिंगारी के रूप में हमको दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाइक विद्रोह था उसकी चिंगारी जो है पाइक वर्ग में असंतोष, राजा के असंतुष्ट होने के साथ साथ यहां दिखाई देती है। अब राजा के एक दीवान थे, एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था जय राजगुरु। अब जय राजगुरु क्या करते हैं, 2000 पाइक सैनिकों के साथ कटक की ओर उन्होंने चढ़ाई कर दी। कटक की ओर चलते हैं, कहते हैं चलो भाई हम सबक सिखाएंगे, अब इनको बताएंगे कि वादा खिलाफी का परिणाम क्या होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 दिसंबर 1806 को ये पकड़ भी लिए गए थे। पहले ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए, शायद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को भांप नहीं पाए और ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ लिया और 6 दिसंबर 1806 को इनको फांसी भी दे दी गई। अब इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर जो दीवान जय राजगुरु थे, जो कि चले थे क्या करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के जाल में फंस गए और इनको फांसी की सजा दे दी गई। इनको एक सम्मानित स्थान वहां पर दिया जाता है, इनको याद किया जाता है। अब राजा को गद्दी से भी हटा दिया गया, ब्रिटिशर्स यहां पर आक्रामक हो गए और आए और वहां पर गजपति वंश का जो शासन था, उसके जो राजा थे, उनको गद्दी से भी हटाया गया। वहां का जो दुर्ग था, जो किला था, अमूमन उस समय क्या होता था, जो दुर्ग होता था वहीं राजा का स्थान होता था। दुर्ग पर अधिकार का मतलब था कि उस राज्य पर अधिकार हो गया, क्योंकि दुर्ग का मतलब दुर्गम से बना है, जो दुर्गम क्षेत्र हो, जहां पर पहुंचना कठिन हो, और सबसे सुरक्षित स्थान वो होता है जो दुर्गम होता है।
तो दुर्ग उस समय कौन था? बरुड़ई का किला था। बरुड़ई के किले को भी नष्ट कर दिया गया। और जो देशी शासन था, और देशी शासन का नाम क्या था? तो गजपति शासन था, जिसकी स्थापना 16वीं सदी के मध्य में हुई थी। 16वीं सदी के मध्य में इसको कपिलेंद्र द्वारा स्थापित किया गया था। उसकी परंपरा का यहाँ पर समापन हो जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इस देशी शासन की नींव जिसकी 16वीं सदी के मध्य में पड़ी थी, अब ये समाप्त हो जाती है और यहां से देशी शासन का पतन होता है और यहां पर काबिज होते हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स यहां पर अपनी शासन प्रशासन की पद्धति लागू करते हैं, जिससे कि यहां के लोगों के बीच में कुछ असंतोष उत्पन्न होता है। क्या वो कारण थे? अब इसको समझने के लिए ब्रिटिशर्स शासन पद्धति पर नजर डालना जरूरी होता है। तो विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले विद्रोह के कारण की अगर बात करेंगे, सबसे पहला जो रीजन है वो है टैक्स। क्योंकि इन जो सैनिक होते थे, जो पाइक होते थे, उनको टैक्स फ्री जमीन मिली हुई थी जागीर के रूप में, जिस पर उनको कर पहले नहीं देना होता था। अब इसको क्या किया ब्रिटिशर्स ने? इसको पहले ही आने के बाद उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी है, यानी कि टैक्स आपको इस जमीन पर देना पड़ेगा। अब पाइक लोगों की आय का स्रोत ही जो था वो क्या थी? वो थी टैक्स फ्री जमीन, यानी कि टैक्स इनको नहीं देना पड़ रहा था। और अब इनको टैक्स देना पड़ रहा है, तो इनकी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली चीज क्या थी? इनकी आय थी। तो हम कह सकते हैं कि जो नए भूमि कर कानून थे, जिससे कि पाइक वर्ग की जागीरें छिन गई, उनके आय का स्रोत छिन गया, तो पहला कारण तो ये है। और आर्थिक चोट सबसे खतरनाक चोट होती है। आर्थिक चोट की वजह से पाइक लोगों में असंतोष जो है बहुत ज्यादा हो चुका था। इसके अलावा जो नई व्यवस्था थी भूमि की, उस नई व्यवस्था में क्या होता था? जो जागीरें छिनती थी, अब उन जागीरों पर ठेका पद्धति आ गई। तो जागीरों को जो ज्यादा बोली लगाएगा, उसको ज्यादा लैंड रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार मिलेगा। अब ऐसी दशा में आउटसाइडर जो महाजन थे वो आने लगे, आउटसाइडर जो जमींदार थे वो आने लगे। अब ऐसी दशा में विशेष तौर पर जो उड़ीसा की बात करें, तत्कालीन उड़ीसा की बात करें, वहां पर बंगाल का अगर कोई महाजन आ गया, तो उड़ीसा के लोगों के द्वारा बंगाल के महाजन को टैक्स अदा किया जाना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पुश्तैनी जमीन उनकी थी, तो पुश्तैनी जमीन से सिर्फ उनका एक आर्थिक नाता ही नहीं था, एक सांस्कृतिक नाता ही था। और इस तरह से बाहरी जमींदार यानी आउटसाइडर महाजन के आने से जो इन लोगों ने महसूस किया, वो महसूस किया कि कल्चरल और इकोनॉमिकल यानी सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से इनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, इनका ह्यूमिलिएशन हो रहा है। और ऐसी दशा में इन लोगों का बाहरी जमींदारों के प्रति जो असंतोष है और साथ साथ ब्रिटिशर्स के प्रति जो असंतोष है वो भी चरम पर पहुंच गया। फिर कर भुगतान का बदला तरीका। अब देखिए, पहले जो टैक्स लिया जाता था, जो कर लिया जाता था, वो धान के रूप में भी आप देख सकते थे कर, वो आप दे सकते थे कपड़े के रूप में, वो देख सकते थे सर्विसेज के रूप में। मतलब कि धान, कपड़ा, या आप कह सकते हैं कि सेवा, सर्विसेज, सेवा के रूप में भी आप टैक्स जो है वो दे पा रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी इन सब चीजों के एवज में यहां पर टैक्स जो लिया जा रहा था वो नकदी के रूप में लिया जाने लगा, यानी कि रुपए के रूप में लिया जाने लगा। और उस समय जो चांदी के रूप में रुपया था, तो उसको देना एक सामान्य वर्ग के लिए नकदी का प्रचलन आज की तरह नहीं था कि नकदी बहुत आसान थी, वो एक कठिन प्रक्रम हो गया। और इस तरह से जहां एक तरफ आर्थिक चोट लगी थी, ऊपर से नकदी के रूप में जो कर वसूला जाना था, ये एक चिंता की बात हो गई। अब इसमें एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नमक पर कंट्रोल। नमक पर नियंत्रण कर लिया पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने क्या किया कि नमक के ऊपर एक तो कंट्रोल कर लिया, केवल अंग्रेजों का अधिकार हो गया, बिना उनके परमिशन के आप नमक नहीं बना सकते थे, और ऊपर से उस पर टैक्स लगा दिया। और यह भी कहा कि पहाड़ी जो लोग थे, बहुत सारे ऐसे पहाड़ी जनजातियां थी जो कि नमक बनाती थी, उसको बेचती थी, उससे उनको आय होती थी। तो नमक पर कंट्रोल करने की वजह से ऐसी जनजातियों को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। तो ये वो तमाम कारण है, चाहे वो नई भूमि कर व्यवस्था हो, बाहरी जमींदार आउटसाइडर जमींदारों को टैक्स देना हो, चाहे कर भुगतान का बदला तरीका या नमक पर कंट्रोल, इसके कारण ये वो तमाम कारण थे जो इकट्ठे होकर एक बारूद का रूप ले लिए। और इसके लिए पहले से चिंगारी जो थी ही, तो ये पाइका विद्रोह की एक रूपरेखा बन चुकी थी। पाइका विद्रोह होता कब है उसको देख लेते हैं। तो मार्च 1817 में 400 खोंड आदिवासी जो थे, पारंपरिक हथियारों को लेकर ये निकलते हैं और घुमसर से लेकर खुर्दा की ओर बढ़ते हैं। जल्द ही उनके साथ पाइका और लोग भी शामिल हो गए। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया। खुर्दा राज्य के पूर्व सेनापति थे और पूर्व रोडंगा एस्टेट के पूर्व धारक भी थे। अब यहां पर जब ये लोग आगे बढ़े तो बानपुर पुलिस स्टेशन पर इन लोगों ने हमला कर दिया, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। फिर उसके बाद लूटपाट शुरू की और कई अंग्रेज अधिकारियों की यहां पर हत्या भी हो गई। अब यह विद्रोह खूनी संघर्ष में
खूनी संघर्ष में तब्दील तो हो ही चुका था और धीरे धीरे इसका प्रसार कई क्षेत्रों में हो चुका था और पाइका विद्रोह यहाँ पर आपको मार्च 1817 में आपको धरातल पर दिखाई देने लगा, एक हिंसक विद्रोह के रूप में। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को हालांकि दबा दिया। जगबंधु कई वर्षों तक जंगलों में छिपे रहे, लेकिन अंत में इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा और 1825 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो पाइका विद्रोह जो था यह हिंसक भी हुआ था और कई जगह फैला भी था। इसीलिए पाइका विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए, ऐसी डिमांड उठी। चूंकि 1857 का जो रिवोल्ट था उससे ये 40 वर्ष पहले हो चुका था। केंद्र ने इस दर्जे को, हालांकि इस डिमांड को स्वीकार नहीं किया, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने 2021 में एक बयान जारी किया और उसमें यह कहा था कि विद्रोह को कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरुआती लोकप्रिय विद्रोह में से एक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। और यह भी वादा किया था कि पाइका विद्रोह जो है उसको 1817 में, मार्च 1817 में जो है, जब पाइका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो केंद्र से मांग जब हुई कि पाइका विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए, क्योंकि यह 1857 से 40 वर्ष पहले हुआ था, तो इसको हालांकि मना किया गया, लेकिन यह वादा किया गया था कि एनसीईआरटी में जिसको यह विद्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ आरंभिक जन आंदोलनों में से एक था, इसलिए इसको सम्मिलित किया जाएगा। अब 2017 में इसको लेकर आप देखेंगे तो पीएम मोदी ने 2017 में 200 से अधिक पाइका वंशजों को सम्मानित भी किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। इसी विद्रोह के सम्मान में 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक स्मारक की भी नींव रखी थी, जो कि पाइका विद्रोह से ही संबंधित थी। 2024 में अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन वहां के, तो उन्होंने मोहन चरण मांझी ने पाइका अकादमी और स्मारक शीघ्र स्थापित की जाएगी, ऐसी बात भी कही थी। तो इसके लिए तमाम प्रयास प्रारंभ में देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी की जो स्थिति है, एनसीईआरटी ने यह बात कही है कि अगले अंक में, जो अगली पुस्तक दूसरा खंड सितंबर अक्टूबर में प्रकाशित होगा, उसमें इसको स्थान दिया जाएगा। ये फिलहाल की स्थिति है। तो पाइका विद्रोह आपके लिए यह भी याद रखिएगा कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के खंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो इसको आप परीक्षा के लिहाज से भी तैयार कर लेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि यह खंड आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही देंगे। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तिथि आपके सामने है, जून 1817, मार्च 1817, अप्रैल 1817 या मई 1817। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।